जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट का मामला बढ़ता जा रहा है और इसका दायरा एक राज्य से निकलकर चार राज्यों तक फैल चुका है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। डॉक्टर से लेकर इमाम, मजदूर, उनके परिवार वाले, अलग अलग तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं और उनसे इस पूरे नेटवर्क की जानकारी ली जा रही है। इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इन 4 राज्यों में क्या क्या हुआ है इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी और साथ ही एनआईए इसकी कैसे जांच कर रही है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दी गई है। 10 सदस्यों की टीम है जो पूरी तरह से इस नेटवर्क का खात्मा कर देना चाहती है ताकि इन आतंकियों की दोबारा हिम्मत ना हो सके और जहां भी कोई बचा हुआ है, छुपकर बैठा हुआ है, तो उसे उसके बिल से निकाला जा सके। ये दिल्ली से निकलते हुए ये मामला पहले हरियाणा पहुंचा, हरियाणा से जम्मू कश्मीर पहुंचा और उसके बाद बंगाल पहुंच चुका है, क्योंकि जो संदिग्ध हैं, जो पकड़े गए हैं, उनके फोन से ऐसी ऐसी डिटेल निकल रही है जो पूरे देश से इनके तार जोड़ रही है कि अलग अलग जगह पर किस तरह से मुसलमानों का ये नेटवर्क जो है वो भारत को आतंकी अड्डे में तब्दील करने में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। 200 छापे हुए हैं, 400 अभियान चल रहे हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ही जम्मू कश्मीर से हुई है। जो सारे ये डॉक्टर उमर मोहम्मद, आदिल अहमद, मुजम्मिल शकील, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? पुलवामा, कुलगाम, जम्मू कश्मीर के। यहीं से इस नेटवर्क की शुरुआत हुई। वहां से जमात-ए इस्लामी के ऊपर उसके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जमात-ए इस्लामी एक संगठन जो कि 2019 में बैन हो गया और फिर भी ये अंडरग्राउंड तरीके से चल रहा है। ये चुनाव में कुछ उम्मीदवारों को सपोर्ट भी करता है, पिछले चुनाव में किया भी है। तो डायरेक्ट काम नहीं करता है, इनडायरेक्ट करता है। इससे जुड़े लोगों ने वहां पर लोगों को बरगलाना शुरू किया, युवाओं को पकड़ना शुरू किया, रेडिकल बनाया। पहले ही वहां का माहौल कैसा है और उस पर भी उनको इस आतंकी संगठन से जोड़ा और ये सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, इसके तार जुड़े हुए हैं। और ये जो सब डॉक्टर पाए गए हैं, व्हाइट कॉलर टेररिज्म वाले, ये सब भी उसी से कहीं ना कहीं लिंक पाए जा रहे हैं। यहाँ पर छापेमारी में कई और जगहों की निशानदेही मिली, इनके परिवारों से पूछताछ हो रही है। कुल मिलाकर 18 गिरफ्तारियां इस मामले में की जा चुकी हैं और इसके अलावा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करके छोड़ा भी जा रहा है, फिर पकड़ा जा रहा है। तो लगातार काम जारी है। एनआईए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर की पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर इस पूरे मामले का भंडाफोड़ करने में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में ये सब हुआ है और इसके साथ ही वहां पर बेचैनी तो राजनीतिक भी बढ़ गई है, क्योंकि वहां ये सब फलता फूलता है राजनीति की वजह से। महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि अगर ये डॉक्टरों का लिंक पाया गया, इनकी संलिप्तता पाई गई, तो फिर ये कश्मीरियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, घातक होगा। अगर वो अब भी लगा रही हैं, इनको अब भी इनको साबित करना है कि नहीं नहीं अभी वो शामिल नहीं है, तो ऐसे ही पकड़ लिए गए हैं। यहाँ दिल्ली में ब्लास्ट में 13 लोग मर गए। उमर मोहम्मद गाड़ी चला रहा था, पुलवामा का रहने वाला है और ये इनको अभी भी लगता है कि अगर वो संलिप्तता उनकी पाई गई तो इनकी मानसिकता देखिए, थोड़े दिनों में जस्टिफाई कर देंगे कि नहीं नहीं ये तो यहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, इसलिए इन्होंने ये सब किया। ये सब लोग यही करते आए हैं इतने सालों में। अब इसमें उमर अब्दुल्ला भी परेशान है, क्योंकि इतने दिनों से स्टेटहुड मांग रहे थे, चुनाव भी इसी आधार पर लड़ रहे थे, उपचुनाव। अब स्टेटहुड का डब्बा बंद हो गया है, क्योंकि ये जो दिख रहा है कि कश्मीर के लोग सुधरने वाले नहीं है, इनको पूर्ण राज्य नहीं दिया जा सकता, तब तो ये लोग तबाह कर देंगे। जो अभी थोड़े हालात बेहतर हुए हैं, फिर तो यहाँ पर और बम ब्लास्ट, और ये तो होते होते दिल्ली, मुंबई, कहीं और भी पहुंच रहे हैं। तो अब पूर्ण राज्य के दर्जे पर भी इनके पानी फिर रहा है। तो यहाँ की राजनीति भी डगमगा गई है इस सब मामले के सामने आने से। जम्मू कश्मीर के बाद दिल्ली में जो छापेमारी हुई, दिल्ली में तो ये पूरा मामला ही हुआ है, लेकिन उसके बाद ये जो कार वहां खड़ी रही 3 घंटे तक, उसके आसपास के इलाकों में भी छापेमारी हो रही है। और साथ ही सीलमपुर में भी जांच एजेंसी पहुंची है, पुलिस पहुंची है, क्योंकि इस पूरे मामले में i20 कार जिसमें विस्फोटक था, उसके अलावा एक कार और है, इको स्पोर्ट्स कार, जिसका नाम सामने आया है, लाल कलर की ये कार है और इसके मालिक की खोजबीन हो रही थी, लेकिन फर्जी दस्तावेज थे। पर इसकी जब जानकारी जुटाई गई तो इसमें सीलमपुर का एड्रेस मिला और सीलमपुर के एक इमाम मोहम्मद तस्तवुर,
इसका पता पाया गया। अब इससे पूछताछ हो रही है, मोबाइल जब्त कर लिया गया है। यहाँ पर दिल्ली से हरियाणा की तरफ, जहां फरीदाबाद में ये सब बढ़िया रह रहे थे, और वहीं पर पूरा ये प्रोग्राम इनका चल रहा था। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना, यहीं की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आतंकी साजिश रच रहे हैं। लेबोरेटरी में ढंग के काम करने की बजाय आतंक के लिए विस्फोटक बना रहे हैं। ये इनका हाल था। डॉक्टर, अच्छी खासी लाखों की कमाई करने वाले, और आपको पूरा देश से सपोर्ट मिल रहा है, एक सम्मानजनक पेशे में है, लेकिन फिर भी इन्हें तो आतंकी ही बनना है। चाहे कुछ भी कर लो, ये जाएंगे तो उसी तरफ, क्योंकि देश के लिए अंदर जहर भरा हुआ है, देश के लोगों के लिए जहर भरा है। अब यहाँ पर फरीदाबाद में जिसके किराए पर मुजम्मिल शकील रहता था, अब पता चला है कि वो मेवात के एक मौलवी का घर है जो किराए पे दिया गया था। अब उस मौलवी को पकड़ा गया है और उससे पूछताछ हो रही है कि आखिर उसने किराए पे दिया क्यों, या फिर उस मौलवी की भी इसमें कोई मिली भगत है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी चल रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आधे से ज्यादा छात्र कश्मीर के हैं, और उसमें ऐसे भी हैं, छात्र नहीं, ये तो पढ़ने वाले के, तो पढ़ाने वाले भी थे, इसमें पढ़ाने वाले भी शामिल थे। और इसमें एक प्रोफेसर तो ऐसे हैं जो कि अभी 2023 में जिन्हें निलंबित किया गया था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे, तो वहां तो तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। इन्होंने यहाँ की नौकरी ले ली। तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह लग रही है। अब यूनिवर्सिटी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन संदेह तो होता है कि यही यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसमें इतना भरे हुए हैं कश्मीर से आए हुए आतंकी गतिविधि चलाने वाले, और किसी को कोई शक ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई जांच ही नहीं हो रही है, तो शक तो बनता है। और इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा और शिकंजा कसा जाएगा। यहां से मामला बंगाल तक पहुंचा है, पश्चिम बंगाल, और सीधे मुर्शिदाबाद बॉर्डर का इलाका, 70% मुस्लिम आबादी, वहां का मोइनुल हसन, जिसका नंबर मिला है इन संदिग्धों के, ये डॉक्टरों के फोन में। अब मोइनुल हसन से पूछताछ करने के लिए वहां जांच एजेंसी पहुंची मुर्शिदाबाद, और उसने बताया कि वो प्रवासी मजदूर है जो दिल्ली मुंबई में काम कर चुका है, और वही इन लोगों के संपर्क में आया है, आतंकी संगठनों के वो संपर्क में था। अब किस तरह से वो मदद कर रहा था ये भी देखा जाएगा। तो कोई एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे भारत में फैले हैं, नेटवर्क पूरा भारत में फैला है। जम्मू कश्मीर से होते हुए दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सहारनपुर से तो इनकी पहली गिरफ्तारी हुई है। जो आदिल अहमद जो वहां से गिरफ्तार हुआ है, और वो जो महिला गिरफ्तार हुई है शाहीन, वो भी लखनऊ की रहने वाली है। तो ये पूरा फैले हुए हैं, और हर जगह से, कहीं से किसी से मकान किराए पे कोई दे रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, कोई यहाँ पर इनको नौकरियां दे रहा है, कोई इनके लिए विस्फोटक ला रहा है, कोई पनाह दे रहा है, कहीं मदरसा शामिल है, कहीं मस्जिद शामिल है, कहीं पर इमाम शामिल है। तो ये सब के सब पूरा का पूरा एक तरह से हर वर्ग शामिल है इन सब गतिविधियों में मुसलमानों का। ये सब इस पूरे मामले से दिख रहा है। लेकिन इस मामले को यहीं पे नहीं छोड़ा जाएगा। ये कोई ब्लास्ट की बात सिर्फ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क एक्सपोज हुआ है। वो ब्लास्ट तो जैसा कि बताया जा रहा है उसने हड़बड़ी में उससे हुआ है, वो शायद करना नहीं चाहता था, अभी लेकर भागना चाहता था विस्फोटक, क्योंकि उसका पूरा इनका नेटवर्क खुल गया था, सब गिरफ्तार हो रहे थे, और उसकी एक गलती से ये ब्लास्ट हुआ है, या फिर उसको अंतिम रास्ता यही दिखा कि अब तो सब प्लानिंग फेल हो गई। क्योंकि जैसे कि तारीखें आ रही हैं, पहले ये दिवाली पे करना चाहते थे लेकिन तब कर नहीं पाए, फिर इन्होंने 6 दिसंबर जो कि बाबरी मस्जिद वाला दिन है, या फिर 26 जनवरी का दिन इन्होंने तय किया था कि इनमें से किसी दिन में की जाएगी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। तो अब तो प्लान फेल हो गया, अब तो देश नहीं उड़ा पाएंगे, लोगों का कत्ल नहीं कर पाएंगे, तो सोचा कि जो बचा है उसी से ही कर लें। तो ये सब थ्योरी अभी चल रही है, लेकिन ये है सब उसी से ही जुड़ा हुआ। इसीलिए अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये वो दौर नहीं है जो कांग्रेस का हुआ करता था, जिसमें आतंकी हमले होते थे और जब जांच की जाती थी, गिरफ्तारियां की जाती थी, तो हाय हाय होने लगती थी कि हाय मुसलमानों पर कैसे इतनी जांच हो रही है, किसी ने अगर आतंकवादी हमला कर दिया तो क्या सारे मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, इस्लामोफोबिया है। सोनिया गांधी आंसू बहाने लगती थी, बाटला हाउस सबके सामने है। आज भी पी चिदम्बरम जैसे नेता जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियां क्यों पड़ गई कि देश के ही युवा जो है वो आतंक का रास्ता अपना रहे हैं। क्या स्थितियां बन गई, कश्मीर के इन लड़कों को क्या समस्या थी
क्या ये अच्छे से कमा नहीं रहे थे? क्या इन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था? लेकिन जब दिमाग में जहर भरा होगा तो उसे कोई क्या कर सकता है? आखिर इस देश में क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं हुआ है? कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं हुआ? उनका नरसंहार नहीं हुआ? क्या उन्होंने आतंक का रास्ता अपनाया? मुर्शिदाबाद में जिन हिंदुओं को जला दिया गया, मार दिया गया, घर छीन लिए गए, क्या उन्होंने आतंकवाद का रास्ता अपनाया? नहीं अपनाया। ऐसे कई जगह हुए हैं। गोधरा में हिंदू जला दिए गए, क्या उन्होंने आतंकवाद का रास्ता अपनाया? कभी नहीं अपनाया। सिर्फ आतंकवाद एक ही कौम से क्यों आ रही है? एक ही कौम के लोग, एक ही मजहब के लोग क्यों आतंकवादी बन रहे हैं? तो अगर अत्याचार इसके पीछे कारण है तो सभी में होना चाहिए था, यानी कि कारण अत्याचार नहीं है, या कारण यही है कि ये जस्टिफाई बार बार किए जाते हैं और इन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि ये गलत कर रहे हैं। तो आज कांग्रेस का जमाना नहीं है, आज जो है भाजपा की सरकार है, इसीलिए इतनी तेजी से कार्रवाई हो रही है और कोई ये सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई पुलिस को जांच एजेंसियों के सामने रोड़े पैदा करने वाला नहीं है। और ये जांच अभी और आगे बढ़ेगी। 4 राज्य 5 राज्य इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन इसका नेटवर्क धीरे धीरे और खुलेगा और सामने आएगा कि आखिर कौन कहां तक शामिल है, कौन कौन मदद कर रहा है। फॉरेन फंडिंग की बात आ सकती है। तुर्की तक गए थे ये लोग, उमर मोहम्मद और ये मुजम्मिल शकील, इन्होंने तुर्की में भी जाकर कोई प्लानिंग की है। तो यहाँ के तार देश से विदेश में भी जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान तो हर जगह, जहां आतंक वहां पाकिस्तान तो शामिल होता ही है। तो इसकी तो ये समझ लीजिए अभी शुरुआत हुई है, मामला खुलना शुरू हुआ है और इसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो और भी लोग सामने आएंगे और पूरी इनकी साजिश सामने आएगी कि करना क्या चाहते थे। इतना अमोनियम 3000 किलो अमोनियम लेकर क्या करना चाहते थे, अमोनियम नाइट्रेट लेकर, और पूरा क्या साजिश को अंजाम देना चाहते थे। तो जब ये पूरा नेटवर्क खुलेगा, इनकी साजिश खुलेगी, तो कई सारी परतें सामने आएंगी और कई लोग इसमें फंसते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।